जादुई पंख की चोरी। दूर किसी रहस्यमयी वन में एक जादुई परी रहती थी जिसका नाम संप्रदाप था। उसके पास एक अद्भुत पंख था जिसे द मैजिक फेदर्स कहा जाता था। यह पंख जिस किसी के पास होता वह अपने मनचाहे सपने पूरे कर सकता था। लेकिन इस पंख का उपयोग सिर्फ नेक और सच्चे दिल वाले ही कर सकते थे। यह बात जंगल के सभी प्राणियों को पता थी। लेकिन एक दिन वह पंख चोरी हो गया। चोरी की रात। उस रात चांद की हल्की रोशनी जंगल में छिटकी हुई थी। ठंडी हवा के साथ घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। परी संप्रदा अपनी सुनहरी झील के किनारे बैठी थी, जहां वह रोज की तरह अपने जादुई पंख को साफ कर रही थी। जैसे ही वह ध्यान हटाकर पानी पीने लगी, एक काली छाया दबे पांव आई और वह पंख उठाकर तेजी से अंधेरे में गायब हो गई। कुछ ही पलों में संप्रदा को महसूस हुआ कि कुछ गलत हुआ है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसका पंख वहां नहीं था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? परी घबराकर बोली। उसने तुरंत जंगल के संरक्षक रुद्र सिंह सियाच को बुलाया। रुद्र सिंह एक बहादुर शेर था जो हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा रहता था। रुद्र, मेरा जादुई पंख चोरी हो गया है, संप्रदा ने चिंतित होकर कहा। रुद्र सिंह ने गुर्राकर कहा, जिसने भी यह किया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हमें जल्द से जल्द खोजबीन करनी होगी। पूरा जंगल इस खबर से हिल गया कि परी का जादुई पंख चोरी हो गया है। सभी जानवरों में हलचल मच गई। रुद्र सिंह ने अपने खास मित्र खरीसियों अनिकेत, भालू और मम्मी कबीर लोमड़िन को बुलाया। हमें कुछ सुराग तलाशने होंगे। जो कोई भी संदिग्ध लगे उसकी जांच करनी होगी। रुद्र ने आदेश दिया। सबसे पहले वे जंगल के सबसे चालाक जीव नागिन निशा सीर के पास पहुंचे। निशा, क्या तुमने कुछ संदिग्ध देखा? कबीर लोमड़ी ने पूछा। निशा ने फुफकारते हुए कहा, मैंने तो कुछ नहीं देखा, लेकिन कल रात झील के पास किसी की हल्की परछाई जरूर दिखी थी। वह काफी लंबा और तेज दौड़ने वाला था। यह सुनकर अनिकेत भालू सोच में पड़ गया। क्या वह कोई हिरण हो सकता है या फिर कोई तेज भागने वाला जीव? कुछ देर बाद जंगल के किनारे से दया विवेक भेड़िया तेजी से भागता हुआ दिखा। रुको! रुद्र सिंह गरजा। विवेक भेड़िया घबराया और रुका। कल रात तुम कहां थे? रुद्र सिंह ने सख्त लहजे में पूछा। मैं तो सो रहा था, विवेक हकलाते हुए बोला। कबीर लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम्हारे पंजों पर झील की मिट्टी कैसे लगी? अब विवेक के पास कोई जवाब नहीं था। सच बताओ, पंख कहां है? विवेक ने हार मानते हुए कहा, मैंने उसे चुराया, लेकिन मैं उसे खुद के लिए नहीं बल्कि उन शैतान गिद्ध तक्षक सामान के लिए लाया था। उसने मुझे डराया और कहा कि अगर मैं वह पंख लाकर नहीं दूंगा तो वह मेरी गुफा पर हमला कर देगा। तक्षक एक क्रूर और लालची गिद्ध था जिसे बस ताकत चाहिए थी। वह इस पंख की शक्ति से पूरे जंगल पर राज करना चाहता था। हमें जल्द से जल्द तक्षक की गुफा चलना होगा, रुद्र सिंह ने कहा। संप्रदा, रुद्र, अनिकेत और कबीर मिलकर गिद्ध तक्षक की गुफा पहुंचे। वहां तक्षक हंसते हुए बोल रहा था, अब मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जीव बनूंगा। संप्रदा ने कहा, यह पंख तुम्हारे लिए नहीं बना, तक्षक, इसे लौटाओ। तक्षक जोर से हंसा, मैं इसे कभी नहीं लौटाऊंगा। रुद्र सिंह आगे बढ़ा, अगर तुमने इसे नहीं लौटाया तो तुम्हें अपनी ताकत का घमंड भारी पड़ेगा। गिद्ध तक्षक ने पंख को हवा में घुमाया और बोला, अब मैं अजेय हूं। लेकिन जैसे ही उसने पंख को पकड़ने की कोशिश की, पंख ने खुद ही उससे दूरी बना ली। संप्रदा मुस्कुराई। यह पंख लालचियों को कभी स्वीकार नहीं करता। तक्षक हक्का बक्का रह गया। पंख उसके हाथ से छूटकर हवा में तैरने लगा और उड़ता हुआ सीधे संप्रदा के पास चला गया। तक्षक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी ताकत उसे नहीं मिली। रुद्र सिंह ने गरजते हुए कहा, इस जंगल में लोभ और अन्याय की कोई जगह नहीं है। तुम्हें जंगल से निष्कासित किया जाता है। तक्षक को जंगल से निकाल दिया गया। विवेक भेड़िया, जिसने चोरी में मदद की थी, ने रोते हुए माफी मांगी। संप्रदा ने कहा, अगर तुम सच में पछता रहे हो तो जंगल की भलाई के लिए काम करो। विवेक ने सिर झुका लिया और कहा, अब से मैं नेक रास्ते पर चलूंगा। पंख वापस आ चुका था। पूरा जंगल फिर से खुशी से भर गया। रुद्र सिंह और संप्रदा ने एक नियम बनाया कि अब से इस जादुई पंख की देखभाल और सुरक्षा के लिए सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी, ताकि फिर कोई इसे चुराने की हिम्मत न करे।
नैतिक शिक्षा। बेक्ड, लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। 2, ईमानदारी और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। 3, दूसरों की संपत्ति पर बुरी नजर डालने से खुद का ही नुकसान होता है। कहानी का नाम जादुई पंख की चोरी और न्याय की जीत। आलसी राजकुमारी और जादुई सबक बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी राज्य में एक प्रतापी राजा राजेंद्र सिंह शासन करते थे। वे बहुत न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे। उनकी रानी सुरेखा देवी भी अत्यंत दयालु और बुद्धिमान थीं। दोनों की एकमात्र संतान थी राजकुमारी वैदेही। वैदेही अत्यंत सुंदर थी, किंतु उसमें एक बड़ी कमी थी। वह बहुत आलसी थी। राजमहल के सभी सेवक, अध्यापक और सलाहकार उसे मेहनत करने की सीख देते, पर वह टाल मटोल करती रहती। न तो वह ठीक से पढ़ाई करती, न ही महल के कार्यों में कोई रुचि लेती। सारा दिन सोना, महंगे वस्त्र पहनना और स्वादिष्ट पकवान खाना ही उसकी आदत बन गई थी। राजा राजेंद्र सिंह को अपनी पुत्री की यह आदत बहुत चिंता में डालती। उन्होंने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया, पर वैदेही ने कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन दरबार में कुछ मंत्री और विद्वान आए। राजा ने अपनी चिंता व्यक्त की। मुझे चिंता है कि यदि मेरी बेटी ऐसे ही रही तो वह भविष्य में राज्य की जिम्मेदारियों को कैसे निभाएगी। उसे सिखाना जरूरी है कि मेहनत का असली मूल्य क्या होता है। महल के एक वृद्ध मंत्री चाणक्य जी, जो बहुत बुद्धिमान थे, बोले, महाराज, किसी को सीख देने के 2 तरीके होते हैं। एक, उसे सीधे बताना, और दूसरा, उसे जीवन का अनुभव कराना। मुझे एक उपाय सुझाने दीजिए। राजा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। क्या उपाय है चाणक्य जी? चाणक्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी को एक ऐसी यात्रा पर भेजा जाए जहां उसे अपने आलस्य का परिणाम स्वयं भुगतना पड़े। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। राजा को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने राजकुमारी के लिए एक योजना बनाई। एक दिन राजा ने राजकुमारी को बुलाकर कहा, बेटी, तुम्हें अपनी दादी के पास दूसरे राज्य जाना होगा। यह यात्रा तुम्हें अकेले करनी होगी ताकि तुम आत्मनिर्भर बन सको। वैदेही ने पहले तो मना किया, पर राजा के आदेश के सामने वह कुछ नहीं कह सकी। वह महल से निकली और अपनी यात्रा पर चल पड़ी। पहला दिन बीता और वैदेही को भूख लगी। उसने एक गांव में जाकर भोजन मांगा, लेकिन वहां के लोगों ने कहा, हम मेहनत से खाने वाले लोग हैं। अगर तुम कुछ काम करोगी तो तुम्हें भोजन मिलेगा। वैदेही को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कभी अपने जीवन में काम नहीं किया था, लेकिन भूख इतनी तेज थी कि उसने पानी भरने का काम किया और बदले में रोटी मिली। यह पहला सबक था। कठिनाइयों से सामना। अगले दिन वैदेही को रात बिताने के लिए जगह चाहिए थी। एक बूढ़ी महिला ने कहा, अगर तुम मेरे घर की सफाई कर दो तो मैं तुम्हें ठहरने की जगह दे सकती हूँ। वैदेही के पास और कोई उपाय नहीं था। उसने सफाई की और पहली बार समझा कि मेहनत करने से ही कुछ प्राप्त होता है। धीरे धीरे यात्रा के दौरान उसे अलग अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी प्यास, कभी भूख, कभी थकान, लेकिन हर बार उसे यह समझ में आता गया कि जीवन में आराम से जीने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। जादुई वन और सीख यात्रा के दौरान वह एक जादुई वन में पहुंची। वहां एक रहस्यमयी साधु मिले। साधु ने कहा, बेटी, यह जंगल जादुई है। अगर तुम आलसी रहोगी तो यह जंगल तुम्हें और अधिक कठिनाइयों में डाल देगा, लेकिन अगर तुम मेहनत करोगी तो यह तुम्हारी सहायता करेगा। वैदेही को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि एक आलसी व्यक्ति वहां आते ही गायब हो गया तो उसे डर लगा। उसने तुरंत पानी भरने और भोजन पकाने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे मेहनत में आनंद आने लगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम सच्ची राजकुमारी बनने के लिए तैयार हो। राजमहल वापसी और बदलाव। कई हफ्तों बाद जब वैदेही महल लौटी तो वह पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह आलसी नहीं थी। उसने महल के कार्यों में रुचि लेनी शुरू कर दी। उसने समझ लिया था कि सच्चा सुख केवल मेहनत से ही मिलता है। राजा और रानी अपनी बेटी के इस परिवर्तन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद वैदेही ने राज्य की प्रजा की भलाई के लिए कार्य किए और एक सशक्त शासक बनी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि मेहनत ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। आलस्य हमें केवल पीछे धकेलता है, जबकि परिश्रम हमें आगे बढ़ाता है। कहानी का नाम, चमत्कारी हाथी की सीख। एक समय की बात है, जंगल के पास एक छोटे से गांव में हारतालिका और हिना नाम की दो सखियां रहती थीं। हारतालिका हंसमुख और मेहनती थी, जबकि हिना थोड़ी लापरवाह और जल्दी गुस्सा करने वाली थी। एक दिन दोनों सहेलियां जंगल की सैर पर निकलीं। रास्ते में उन्हें एक बड़ा चमकदार पत्थर दिखा। हारतालिका ने उसे उठाकर देखा तो वह अचानक एक बड़े चमत्कारी हाथी में बदल गया। हाथी ने कहा, डरो मत, मैं एक जादुई हाथी हूं। मैं हर जरूरतमंद की मदद करता हूं, लेकिन केवल सच्चे और दयालु लोगों की। हिना ने तुरंत कहा, तो क्या तुम मुझे अमीर बना सकते हो? हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, लेकिन पहले तुम्हें अपनी एक बुरी आदत को सुधारना होगा। हिना चौंकी। कौन सी आदत? उसने झुंझलाते हुए पूछा। हाथी ने शांति से कहा, तुम्हारा गुस्सा और लापरवाही, ये आदतें तुम्हारे जीवन में खुशियों की जगह समस्याएं लाती हैं। हारतालिका ने कहा, हाथी महाराज, क्या आप मुझे भी कुछ सिखाएंगे? हाथी ने जवाब दिया, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें कभी मत छोड़ना, लेकिन कभी कभी दूसरों के साथ थोड़ा समय बिताकर उनकी मदद करना भी जरूरी है। हिना ने सिर झुकाकर कहा, क्या मेरी आदतें सच में मुझे नुकसान पहुंचा रही हैं? हाथी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, बदलाव हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन यह तुम्हारे लिए जरूरी है। हिना ने वादा किया कि वह अपनी आदतें सुधारने की कोशिश करेगी। उसने धीरे धीरे गुस्सा कम करना और जिम्मेदार बनना सीखा। कुछ दिनों बाद हाथी फिर प्रकट हुआ। उसने कहा, तुमने खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की है, इसलिए अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। हाथी ने अपने सूंड से एक चमत्कारी फूल दिया, जो उनकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता था। लेकिन हाथी ने समझाया, इस फूल का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। हिना ने मिलकर उस फूल से गांव के जरूरतमंदों की मदद की। उन्होंने सीखा कि असली खुशी दूसरों की भलाई में है। कहानी का नाम, परियों और जल परियों की दोस्ती। एक बार की बात है, हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में बसी एक छोटी सी परी नगरी में परी खुशबू रहती थी। खुशबू बहुत ही जिज्ञासु थी और नई नई जगहें घूमने का शौक रखती थी। एक दिन उसने सुना कि पहाड़ों के पार विशाल सागर में जलपरियां रहती हैं। यह सुनकर उसका मन मचल उठा। मैं जलपरियों से जरूर मिलूंगी, खुशबू ने निश्चय किया। अगली सुबह वह अपनी सुनहरी पंखों को फैलाकर उड़ चली। पहाड़ों को पार करते हुए घने जंगलों और हरे भरे मैदानों को पार कर वह आखिरकार समुद्र के किनारे पहुंची। उसकी आंखें समुद्र की अनंत गहराइयों को देखकर चमक उठीं। खुशबू ने समुद्र की लहरों को देखकर आवाज लगाई, क्या यहाँ कोई जलपरी है? कुछ ही पल में पानी की सतह पर हलचल हुई। चमचमाती नीली पूंछ वाली जलपरी स्नेहा ऊपर आई। उसकी मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि खुशबू मंत्रमुग्ध हो गई। मैं स्नेहा हूं, जलपरी ने कहा। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? खुशबू ने बताया, मैं खुशबू हूं। मैंने तुम्हारे बारे में सुना था और तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। स्नेहा ने कहा, मैं तुम्हें अपने संसार में ले चलती हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें जलपरी बनना होगा। खुशबू ने हंसते हुए कहा, ठीक है। स्नेहा ने उसे एक जादुई मोती दिया। जैसे ही खुशबू ने मोती को छुआ, वह एक खूबसूरत जलपरी में बदल गई। स्नेहा ने उसे समुद्र के नीचे का संसार दिखाया। वहां रंग बिरंगी मछलियां, चमचमाते सीप और अद्भुत मूंगे की चट्टानें थीं। खुशबू को सब कुछ किसी सपने जैसा लगा। तुम्हारा संसार तो बेहद सुंदर है, खुशबू ने कहा। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, और तुम्हारा संसार भी, पर याद रखना, हमारा और तुम्हारा काम है लोगों की मदद करना। हम जहां भी हों, खुशी और अच्छाई फैलानी चाहिए। खुशबू ने सिर हिलाया। वह समझ गई थी कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। फिर जादू का समय खत्म हुआ। खुशबू वापस परी बन गई। उसने स्नेहा से वादा किया कि वह हमेशा अच्छाई फैलाएगी। तब से खुशबू और स्नेहा की दोस्ती मिसाल बन गई।
दोनों ने मिलकर परियों और जलपरियों के बीच प्यार और सहयोग का पुल बनाया। भूमिका। सर्दी की ठिठुरती सुबह थी। गांव के छोटे से स्कूल में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। बच्चों ने अपने अपने हिस्से की तैयारी पूरी कर ली थी। कुछ देशभक्ति के गीत गा रहे थे तो कुछ झंडा फहराने की रस्म के लिए मंच सजाने में जुटे थे। इसी बीच 10 वर्षीय रोहन ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होता है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, गणतंत्र का मतलब है जनता का शासन। ये वो दिन है जब हमारा देश अपने संविधान के अनुसार चलने लगा था। हमारे पास अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी। रोहन ने उत्सुकता से पूछा, पर दादाजी, हम तो हर साल ये दिन मनाते हैं। क्या हम सच में गणतंत्र की जिम्मेदारी निभा रहे हैं? दादाजी थोड़े गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये सवाल तो बहुत बड़ा है। इसका जवाब हमें अपने कर्मों में ढूंढना होगा। चलो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दीपक नाम का लड़का रहता था। दीपक बेहद होशियार था और दूसरों की मदद करने में आगे रहता था। एक बार गांव में पंचायत ने फैसला किया कि गांव में एक सार्वजनिक पुस्तकालय खोला जाएगा ताकि सभी बच्चे वहां जाकर पढ़ाई कर सकें। दीपक ने पंचायत से पूछा, पुस्तकालय खोलना तो अच्छा विचार है, पर इसका देखभाल कौन करेगा? पंचायत ने कहा, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सभी को मिलकर इस पुस्तकालय को चलाना है। शुरुआत में सभी ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। लोग किताबें दान करते, सफाई करते और बच्चों को पढ़ाई में मदद करते। लेकिन कुछ महीनों बाद लोग अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने लगे। पुस्तकालय गंदा रहने लगा, किताबें बिखरी रहती और कोई उसकी परवाह नहीं करता। दीपक को यह देखकर दुख हुआ। उसने गांव वालों को बुलाकर कहा, गांव वालों, हम सब ने मिलकर यह पुस्तकालय बनाया था। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हमारे गांव के भविष्य का दीपक है। अगर हम इसे जलाए नहीं रखेंगे तो अंधेरा छा जाएगा। गणतंत्र का मतलब है कि सब मिलकर काम करें। क्या आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस अंधेरे में जिए? दीपक की बात सभी के दिल को छू गई। गांव वालों ने अपनी भूल मानी और एक बार फिर से पुस्तकालय की जिम्मेदारी लेने का वादा किया। धीरे धीरे पुस्तकालय ने फिर से अपनी रौनक वापस पा ली। संदेश। दादाजी ने रोहन को कहानी सुनाकर कहा, बेटा, ये कहानी हमें सिखाती है कि गणतंत्र सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश, अपने समाज और अपने लोगों की भलाई के लिए काम करें। हर छोटा योगदान हमारे गणतंत्र को मजबूत बनाता है। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ गया दादाजी। इस बार गणतंत्र दिवस पर मैं और मेरे दोस्त की अपने गांव की सफाई का ध्यान भी रखेंगे। दादाजी ने गर्व से रोहन के सिर पर हाथ रखा और बोले, यही तो असली गणतंत्र है बेटा। समाप्त। शिक्षा। गणतंत्र केवल अधिकारों की बात नहीं है, यह कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज और देश को बेहतर बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों का प्रतीक है। जंगल की अनमोल दोस्ती। शेर और चूहा। जंगल के एक कोने में एक विशालकाय शेर रहता था। उसका नाम था सिंहराज। उसकी गर्जना इतनी प्रचंड थी कि पूरा जंगल थर थर कांप उठता था। शेर को अपनी ताकत और शक्ति पर बहुत घमंड था। एक दिन की बात है, जब सिंहराज दोपहर के समय अपनी गुफा में गहरी नींद में सो रहा था, तभी एक छोटा सा चूहा, जिसे लोग मिंकू कहते थे, खेलते खेलते शेर के पास आ गया। मिंकू ने कभी शेर को इतना पास से नहीं देखा था। उसने सोचा, वाह, शेर कितना बड़ा और ताकतवर दिखता है। वह उत्सुकता से शेर के ऊपर चढ़ने लगा। शेर की पीठ पर चढ़ते ही सिंहराज की नींद टूट गई। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए मिंकू को अपने तेज नाखूनों में पकड़ लिया। कौन है जो मेरी नींद खराब करने की हिम्मत कर रहा है? शेर ने गरजते हुए पूछा। मिंकू डर से कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं गलती से आपकी नींद खराब कर बैठा। मैं बहुत छोटा और कमजोर हूं। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं कभी ना कभी आपके काम जरूर आऊंगा। शेर ने हंसते हुए कहा, तुम
मेरे काम आओगे? तुम जैसे छोटे चूहे का मुझ पर क्या उपकार हो सकता है? तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? लेकिन शेर का गुस्सा कम हो गया। उसने मिंकू को छोड़ते हुए कहा, जा, तुझे जीवन दान दिया, लेकिन याद रखना, मेरी ताकत के सामने तू कुछ भी नहीं। मिंकू ने राहत की सांस ली और शेर को धन्यवाद देकर वहां से भाग गया। कुछ दिन बीते। जंगल में शिकारियों का एक दल आया। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए एक मजबूत जाल बिछाया। शेर अपनी दिनचर्या में व्यस्त था और जाल को देख नहीं पाया। जैसे ही वह जाल के पास पहुंचा, वह उसमें फंस गया। उसने जोर जोर से दहाड़ लगाई, लेकिन जाल इतना मजबूत था कि वह उसे तोड़ नहीं पाया। सिंहराज की दहाड़ जंगल के कोने कोने तक गूंजी। सभी जानवर डर गए और छिपने लगे, लेकिन मिंकू ने शेर की आवाज पहचान ली। उसने सोचा, लगता है सिंहराज मुसीबत में है, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। मिंकू दौड़ता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां शेर फंसा हुआ था। उसने देखा कि शेर मजबूर और लाचार दिख रहा है। मिंकू ने शेर से कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करने आया हूं। शेर ने निराशा से कहा, तुम इतने छोटे हो, इस जाल को कैसे काटोगे? यह तो लोहे का बना है। मिंकू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, महाराज, आप बस धैर्य रखें, मेरी कोशिश पर भरोसा रखें। मिंकू ने अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया। जाल बहुत मजबूत था, लेकिन मिंकू ने हार नहीं मानी। वह लगातार काटता रहा। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार जाल टूट गया और सिंहराज आजाद हो गया। शेर ने राहत की सांस ली और मिंकू को गौर से देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और सम्मान झलक रहा था। उसने कहा, मिंकू, आज तुमने यह साबित कर दिया कि साहस और निष्ठा के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। मैंने तुम्हें कमजोर समझा था, लेकिन आज तुमने मुझे सिखा दिया कि हर प्राणी की अपनी अहमियत होती है। मिंकू मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपने मुझे उस दिन जीवन दान दिया था, आज वह जीवन आपके काम आया। दोस्ती और मदद का यह कर्ज हमेशा चुकाना चाहिए। उस दिन के बाद सिंहराज और मिंकू के बीच गहरी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों का सम्मान करते थे। जंगल के अन्य जानवर भी इस अनोखी दोस्ती की मिसाल देते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर किसी का जीवन में एक महत्व होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। कभी किसी को कमजोर समझकर अनदेखा मत करो। हो सकता है वही व्यक्ति एक दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बने। कहानी का नाम, परियों का जादुई गवाह। एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव पारिजातपुर में लोग सादगी और प्रेम से भरा जीवन जीते थे। इस गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग परियों का वन कहते थे। कहा जाता था कि वहां परियां रहती हैं, लेकिन किसी ने उन्हें देखा नहीं था। गांव में एक नटखट लड़की थी जिसका नाम चुलबुली ऐब था। चुलबुली को परियों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसकी दादी उसे अक्सर जंगल के बारे में कहानियां सुनाया करती। एक दिन चुलबुली ने ठान लिया कि वह परियों से मिलने जाएगी। सुबह होते ही वह बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल हरा भरा था। पक्षियों का मधुर गान और ठंडी हवा मन को शांति दे रही थी। चलते चलते चुलबुली थक गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी अचानक से आसमान में सुनहरी रोशनी चमकी। चुलबुली ने देखा कि एक प्यारी सी परी, जिसके पंख रेशम जैसे चमक रहे थे, उसके सामने खड़ी थी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो, प्यारी बच्ची? चुलबुली ने उत्साह से कहा, मैं परियों से मिलने आई हूँ। दादी कहती हैं, परियां बहुत दयालु होती हैं। परी ने कहा, हम परियां तभी प्रकट होती हैं जब कोई निस्वार्थ और सच्चे दिल वाला व्यक्ति हमें पुकारता है। तुमने साहस और सच्चाई से हमें बुलाया है। परी ने चुलबुली को एक जादुई फूल दिया और कहा, इस फूल को गांव में ले जाओ। ये जिस जगह रखा जाएगा वहां सुख शांति और खुशहाली आएगी। चुलबुली ने खुशी खुशी फूल लिया और गांव लौट आई। उसने गांव के बीचों बीच फूल को लगाया।
अगले ही दिन से गांव में चमत्कार होने लगे। फसलें लहलहाने लगीं, पानी का स्रोत बढ़ गया और सभी के दिलों में प्रेम और एकता का भाव जाग उठा। गांव वाले चुलबुली की तारीफ करने लगे। उन्होंने परियों के प्रति आभार व्यक्त किया और उस जादुई फूल का ख्याल रखना शुरू कर दिया। इस तरह चुलबुली की नटखट मिजाज और परियों के उपहार ने पूरे गांव को खुशहाली का तोहफा दिया। सीख: सच्चे दिल और निस्वार्थ प्रयास से चमत्कार हो सकते हैं। कहानी का नाम 7 जादुई कमरे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोल्डियन नाम की एक मासूम और दयालु लड़की रहती थी। उसकी माँ सिलाई का काम करती थी और गोल्डी घर के छोटे मोटे कामों में मदद करती थी। लेकिन गोल्डी का एक सपना था, एक दिन कुछ ऐसा करना जिससे उसका गांव हमेशा उसे याद रखे। एक दिन गोल्डी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। अचानक उसे एक पुरानी रहस्यमयी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो बहुत कमजोर लग रही थी। गोल्डी ने तुरंत अपने थैले से खाना निकाला और बूढ़ी औरत को दिया। वह औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी दया ने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुम्हें एक जादुई तोहफा दूंगी। बूढ़ी औरत ने गोल्डी को एक चमकती हुई चाबी दी और कहा, इस चाबी से 7 जादुई कमरे खुलेंगे। हर कमरे में तुम्हारे लिए एक अनमोल उपहार होगा। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। हर कमरे से सिर्फ एक चीज चुनना और तभी आगे बढ़ना। गोल्डी उत्सुकता से झोपड़ी के अंदर गई। पहला कमरा खुलते ही उसने देखा, सोने के सिक्कों से भरा हुआ। लेकिन उसे याद आया कि बूढ़ी औरत ने लालच से बचने को कहा था। उसने केवल एक सिक्का उठाया। दूसरे कमरे में वह किताबों का ढेर देखकर दंग रह गई। उसने एक किताब उठाई जो ज्ञान और अच्छाई का प्रतीक थी। तीसरे कमरे में उसे एक प्यारा सा पौधा मिला। वह जान गई कि यह प्रकृति का तोहफा है। उसने पौधा साथ ले लिया। ऐसे ही हर कमरे से उसने एक एक चीज उठाई, ईमानदारी, मेहनत, धैर्य और विनम्रता का प्रतीक। 7वें और आखिरी कमरे में एक जादुई दर्पण था। दर्पण ने कहा, तुम्हारे गुण ही तुम्हारा असली खजाना है। इन्हें दुनिया के साथ बांटो। गोल्डी गांव लौटी और अपने गुणों से सबकी मदद करने लगी। जल्द ही उसका गांव खुशहाल और समृद्ध हो गया। काजोर्जी शिक्षा: सच्चे गुण और अच्छे कर्म ही इंसान का सबसे बड़ा खजाना है। कहानी का शीर्षक परियों की पतंग। चमकते हुए सूरज की नरम किरणें गांव के छोटे से मैदान में बिखर रही थीं। वहां बच्चों का झुंड खेल कूद में मग्न था। मुस्कान और आयुष भी मैदान के कोने में अपनी पतंग तैयार कर रहे थे। मुस्कान ने अपनी पतंग को रंगीन कागज और सुनहरे धागों से सजाया था, जबकि आयुष ने अपनी पतंग पर आसमान और तारों की आकृति बनाई थी। मुस्कान बोली, आयुष, क्या तुमने कभी सोचा है अगर पतंग सचमुच आसमान में उड़ते उड़ते परियों से टकरा जाए तो क्या होगा? आयुष हंसते हुए बोला, अगर परियां सच में होती तो जरूर हमारी पतंग से मिलने आती। दोनों ने पतंग उड़ानी शुरू की। जैसे ही पतंग आसमान की ऊंचाई छूने लगी, अचानक से एक हल्की सी चमकते हुए धुआं ने बादल में बदल गई। मुस्कान ने हैरानी से पूछा, ये क्या हो रहा है? आयुष ने भी हैरानी से आसमान की ओर देखा। तभी वहां एक परी प्रकट हुई। वह सफेद चमचमाते पंखों वाली परी थी जिसने मुस्कान की पतंग को थाम रखा था। परी मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी पतंग इतनी सुंदर है कि मैं इसे देखने रुक गई। लेकिन तुम दोनों को एक बात समझनी होगी। पतंग उड़ाने में जितना मजा है उतना ही जरूरी है दूसरों का ध्यान रखना। अगर पतंग के मांझे से कोई घायल हो जाए तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? मुस्कान और आयुष ने शर्म से सिर झुका लिया। मुस्कान बोली, हमें माफ कर दीजिए परी। अब से हम ध्यान रखेंगे कि मांझा कांच वाला ना हो और इसे जिम्मेदारी से उड़ाएं। परी ने मुस्कान के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी समझदारी ही तुम्हारी असली उड़ान है। इतना कहते ही परी गायब हो गई। मुस्कान और आयुष ने अपनी पतंग फिर से उड़ानी शुरू की, लेकिन अब उनके दिल में दूसरों की भलाई का ख्याल भी था। उस दिन के बाद गांव के सभी बच्चों ने मांझे का इस्तेमाल ध्यानपूर्वक करना शुरू कर दिया। मुस्कान और आयुष की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई।
और सबने सीखा कि असली उड़ान जिम्मेदारी के साथ होती है। शिक्षा। खुशी बांटने और अपने शौक पूरे करने के साथ साथ दूसरों का ख्याल रखना भी जरूरी है।